नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। धनबाद में परिवार पर तेजाब से हमला, नाबालिग समेत 4 हुआ घायल। जमीन पर कब्जा करने पहुंचे लोगों ने घर के सदस्यों को पीटा, फिर एसिड फेंका। धनबाद में जमीन विवाद के कारण एक ही परिवार के सभी सदस्यों पर कुछ लोगों ने तेजाब से हमला कर दिया। इसमें परिवार के 4 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हरिहरपुर थाना क्षेत्र के चमड़ा गोदाम में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर तेजाब फेंक दिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि सुबह करीब 4 बजे विनोद महतो, राहुल महतो मेरे जमीन पर जबरन निर्माण कार्य कर रहा था। जानकारी मिलने पर हम लोग जब वहां पहुंचे तब उन लोगों ने एक साथ हम लोगों के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। महिला ने आरोप लगाया है कि उस पर एसिड से भी हमला किया गया है। घटना के बाद घायलों ने इसकी सूचना हरिहरपुर थाना पुलिस को दी, जहां पुलिस ने सभी को इलाज के लिए साहो बहियार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया। यहां से सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए धनबाद स्थित SNMMCH अस्पताल रेफर किया गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा सवाल, CAA लागू होने पर संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई हो सकती है या नहीं। झारखंड हाईकोर्ट ने साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा और जामताड़ा आदि क्षेत्र में अवैध प्रवासियों यानी कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रवेश के कारण जनसंख्या में हो रहे बदलाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान पक्ष सुनने के बाद मौखिक रूप से केंद्र सरकार से पूछा कि नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA लागू हो गया है। CAA के तहत केंद्र सरकार संथाल परगना क्षेत्र के साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा और जामताड़ा जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रवेश के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है या नहीं। खंडपीठ ने इस बिंदु पर 3 सप्ताह के भीतर केंद्र सरकार से इंस्ट्रक्शन लेकर शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 2 मई की तिथि निर्धारित की है। इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ को बताया गया कि संथाल परगना क्षेत्र के जिलों में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठियां अवैध प्रवेश करते हैं। घुसपैठ लगातार बढ़ती जा रही है। इसके कारण उस क्षेत्र की डेमोग्राफी बदलती जा रही है। घुसपैठी आदिवासी आबादी को बहुत प्रभावित कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने CAA लागू किया है। इसके आधार पर केंद्र सरकार कार्रवाई कर सकती है या नहीं। झारखंड में घुसपैठ पर पूर्ण रोक लगाने की जरूरत है। केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने पैरवी की। पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की संयुक्त टीम बनाकर अवैध प्रवेश पर कार्रवाई करने को कहा था। आप सबको बता दूं कि प्रार्थी दानियल दानिश ने जनहित याचिका दायर कर बांग्लादेश घुसपैठियों के प्रवेश को रोकने की मांग की है। राजमहल से प्रत्याशी नाव बनाए जाने पर भागे हुए विधायक लोबिन हेम्ब्रम आज प्रेस वार्ता कर देंगे आगे की रणनीति की जानकारी। राजमहल लोकसभा सीट से झामुमो के विजय हंसदा को प्रत्याशी बनाए जाने के साथ ही पार्टी के विधायक लोबिन हेम्ब्रम बागी हो चुके हैं। ऐसी संभावनाएं हैं कि वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अपनी आगे की रणनीति को लेकर वह आज शाम प्रेस वार्ता भी करेंगे। आप सबको बता दूं कि वह राजमहल से वर्तमान सांसद विजय हंसदा का शुरू से ही विरोध कर रहे हैं। उन्होंने इससे पहले मुख्यमंत्री चंपा सोरेन समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से टिकट की मांग की थी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वर्तमान सांसद विजय हंसदा पर ही फिर से भरोसा जताया। आप सबको बता दूं कि भाजपा ने पूर्व विधायक ताला मरांडी को राजमहल सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद झामुमो ने भी मंगलवार की शाम को अपने हिस्से के 2 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा कर दी, जिसमें पार्टी ने फिर से विजय हंसदा को टिकट दिया है। आप सबको बता दूं कि साल 2014 से ही वह राजमहल लोकसभा सीट से जीतते आ रहा है। साल 2019 में उन्होंने भाजपा के हेमलाल मुर्मू को हराया था, जो अभी झामुमो में ही है। झारखंड में भीड़ की परिभाषा पर गवर्नर असहमत, मॉब लिंचिंग विधेयक राष्ट्रपति को भेजा। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने मॉब लिंचिंग विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दिया है। इससे पहले पूर्व राज्यपाल रमेश बैस ने अनुच्छेद 200 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधेयक सरकार को लौटा दिया था। राज्यपाल ने विधेयक में मॉब की परिभाषा पर आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन सरकार ने विधेयक में मॉब की परिभाषा को संशोधित करने से इनकार करते हुए इसे राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया था। सरकार द्वारा भेजे गए मॉब की परिभाषा को संशोधित किए बिना ही स्वीकृति के लिए भेजे गए विधेयक की समीक्षा और
और उस पर कानूनी राय लेने के बाद राज्यपाल ने इसे अब जो है राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए भेज दिया है। विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 2001 में निहित प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति के पास विचारार्थ भेजे जाने का प्रमुख कारण मॉब की परिभाषा का कानून सम्मत नहीं होना बताया गया है। सरकार द्वारा स्वीकृति के लिए भेजे गए झारखंड भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग विधेयक 2021 में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के किसी समूह को मॉब या भीड़ के रूप में परिभाषित किया गया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजे गए विधेयक में यह भी कहा गया है कि देश में लागू भारतीय दंड संहिता में 5 या 5 से अधिक लोगों को उग्र समूह को मॉब या भीड़ के रूप में परिभाषित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS में भी 5 या 5 से अधिक लोगों के उग्र समूह को मॉब या भीड़ के रूप में परिभाषित किया गया है। इस तरह राज्य विधानसभा से पारित विधेयक में मॉब या भीड़ की परिभाषा कानून सम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में इस पर राष्ट्रपति द्वारा विचार किया जाना ही बेहतर होगा। झारखंड के कई जिलों में आज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। 12 अप्रैल के बाद मौसम होगा साफ, तापमान में बढ़त के साथ गर्मी भी बढ़ेगी। झारखंड के कई जिलों में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के दक्षिणी और मध्य भागों में बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच रहने की संभावना जताई है। बारिश के बाद तापमान में भी कमी देखी जा सकती है। राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में सुबह से आसमान में बादल नजर आने लगे हैं। आप सबको बता दूं कि 12 अप्रैल तक राज्य में इसी तरह के मौसम बने रहने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने 12 अप्रैल तक के लिए कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। हालांकि 12 अप्रैल के बाद मौसम साफ हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक 13 अप्रैल से मौसम सामान्य रहने की संभावना है। अगले 1 से 2 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री तक बढ़त होने की संभावना है। तापमान बढ़ने के साथ ही गर्मी भी बढ़ सकती है। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी हुई। राज्य में सबसे अधिक बारिश 25.2 mm रही, जो बरही हजारीबाग में दर्ज की गई। राज्य में सबसे अधिक तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में दर्ज किया गया। वहीं राज्य में सबसे कम तापमान यहीं पर दर्ज किया गया है। पूर्व के विधायक पौलुस सोरेन और जेठा कश्यप को आजीवन कारावास की सजा, रांची कोर्ट ने सुनाया फैसला। पुलिस की मुखबरी करने के आरोप में 2 लोगों की हत्या मामले में पूर्व के विधायक पौलुस सोरेन और जेठा कश्यप को रांची कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा पूर्व के विधायक पौलुस पर 25,000 का जुर्माना और नक्सली जेठा पर 45,000 का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर 1 साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजा की बिंदु पर सुनवाई न्यायायुक्त दिनेश कुमार की अदालत ने बुधवार को की। आप सबको बता दें कि अदालत ने इस केस में कृष्णा महतो और 3 महिला आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में पहले ही बरी कर दिया था। जमशेदपुर में अपराधियों ने की बमबारी, झामुमो नेता समेत 2 लोग हुआ घायल। जमशेदपुर के आदित्यपुर में अपराधियों ने बमबारी की। घटना मंगलवार की देर रात MTC मॉल के पीछे की है, जहां कारोबारी अजय प्रताप सिंह और झामुमो के नेता बाबूदास पर हमलावरों ने बोतल बम से हमला कर दिया। इस घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को गमरिया स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए अजय को टाटा मेन हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार अजय और बाबूदास MTC बिल्डिंग के पीछे बात कर रहे थे। इस दौरान लगभग 4 की संख्या में अपराधी वहां पहुंचे और बोतल बम फेंककर पैदल ही फरार हो गए। हालांकि अभी तक घटना को अंजाम देने के पीछे का मकसद का पता नहीं चल सका है। घटना की सूचना पाकर SDPO संतोष कुमार मिश्रा, आदित्यपुर थाना प्रभारी नितिन कुमार आदि घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस ने टावर पर लगे CCTV फुटेज खंगालते हुए इसकी जांच शुरू कर दी है। रात्रि चौपाल में मतदान की शपथ, प्रशासन जागरूकता अभियान कर रहा है तेज। देर रात भी अधिकारी दिख रहे हैं एक्टिव। आगामी 20 मई को होने वाले चतरा संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव को 100% सफल बनाने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह कमर कस चुकी है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह DC रमेश घोलप के नेतृत्व में जिले के वरीय अधिकारी विभिन्न प्रखंडों में लगातार जन जागरूकता अभियान चलाकर मतदाताओं को मतदान के प्रति जन जागरूक अभियान चलाकर सजग करने में जुटे हुए हैं। इसी अभियान के तहत अब
जिला प्रशासन चुनाव आयोग के स्वीप कार्यक्रम के तहत अब गाँव में रात्रि चौपाल कार्यक्रम का आयोजन कर ग्रामीणों को लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी को लेकर प्रेरित करने में जुटा है। शाम ढलते ही शहर की सरकार अब गाँव में जाकर ग्रामीणों से बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील करने में जुटे हुए हैं। इतना ही नहीं, अधिकारियों के द्वारा मतदान से होने वाले फायदे और लोकतंत्र के महापर्व के बाद देश की दशा और दिशा पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति जागरूक कर ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील की जा रही है। मिहिजाम में अवैध शराब के साथ एक युवक पकड़ाया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला उत्पाद बल ने मिहिजाम थाने के सहयोग से पीबी रोड स्थित गौतम साव के घर में छापामारी कर अवैध देसी विदेशी शराब बियर को जब्त किया। उत्पाद अधीक्षक सौरभ तिवारी ने बताया कि अवैध देसी विदेशी शराब बियर को जब्त करते हुए अभियुक्त गौतम साव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बताया कि विदेशी शराब 42 लीटर, देसी शराब 9 लीटर, बियर 12 लीटर जब्त किया गया। छापामारी में प्रभारी अवर निरीक्षक विकास कुमार निराला, दुर्गा प्रसाद पांडे सहित होमगार्ड के जवान शामिल थे। साइबर अपराधियों ने झारखंड के 10,040 लोगों को लगाया चूना, ठगे 6,788 लाख रुपये। साइबर अपराधियों ने साल भर में झारखंड के 10,040 लोगों से 6,788 लाख रुपए की ठगी की है। यह आंकड़ा 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 के बीच का है। साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर समेत अन्य स्थानों पर दर्ज किए गए केस और शिकायतें उक्त आंकड़े की पुष्टि करते हैं। झारखंड में साइबर फ्रॉड के आंकड़ों के अनुसार 2,882 शिकायतों को होल्ड पर रखा गया था। वहीं ठगी की उक्त रकम में से 556.39 लाख रुपए की राशि लेने में रखी गई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में साइबर फ्रॉड को लेकर दर्ज शिकायतों और उसमें ठगी गई रकम का आंकड़ा इकट्ठा किया है। झारखंड में कैसे हुई थी सरहुल शोभा यात्रा की शुरुआत? डॉक्टर रामदयाल मुंडा का था इसमें बड़ा योगदान। रांची में सरहुल की शोभा यात्रा कैसे शुरू हुई, इसके पीछे एक दिलचस्प इतिहास है। सिरम टोली स्थित केंद्रीय शरणा स्थल की जमीन पर एक व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा था और वह उस जमीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। सिरम टोली के स्थानीय लोगों ने जमीन बचाने के लिए स्वर्गीय कार्तिक उरांव और पूर्व मंत्री करमचंद भगत से मदद मांगी। तब कार्तिक उरांव और करमचंद भगत सहित अन्य लोग वहां जुलूस लेकर पहुंचे। जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया और वहां पर पूजा की गई। इसके बाद से ही सरहुल पर शोभा यात्रा निकालने का प्रचलन शुरू हुआ। शुरुआत में शोभा यात्रा में भीड़ कम होती थी और लोग मांदर, नगाड़े आदि लेकर इसमें शामिल होते थे। धीरे धीरे शोभा यात्रा में शामिल होने वाली सरना समितियों की संख्या बढ़ती गई। 1980 के दशक में डॉक्टर रामदयाल मुंडा के आने के बाद से शोभा यात्रा की प्रसिद्धि में और इजाफा हुआ। सरना नवयुवक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर हरि उरांव बताते हैं कि पहले आदिवासी समुदाय में अपने गीतों और नृत्यों के प्रदर्शन को लेकर हिचक होती थी। दूसरे प्रदेशों से आए लोग भी है दृष्टि से देखते थे, लेकिन स्वर्गीय डॉक्टर रामदयाल मुंडा जब अमेरिका से वापस लौटे तो उन्होंने इस हिचक को दूर किया। सरहुल की शोभा यात्रा में जब वे गले में मांदर लेकर उतरते थे तो वह देखने लायक दृश्य होता था। उन्होंने लोगों में अपनी संस्कृति को लेकर अभिमान का भाव भरा। सरना नवयुवक संघ जैसे संगठनों की बदौलत इसे और विस्तार मिला। डड़वा नदी में मिला शव, परिजन जता रहे हत्या की आशंका, पुलिस कह रही है डूबने से हुई है मौत। देवघर के सत्संग भिरखीबाद पथ स्थित डड़वा पुल के उत्तर तरफ नदी के पानी में पड़े हिरना निवासी एक युवक की लाश नगर थाने के पुलिस ने बरामद की है। मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के हिरना मोहल्ला निवासी टोटो चालक शाहरुख मलिक, जिनका उम्र 29 वर्ष के तौर पर की गई। डड़वा नदी पुल के पास से पुलिस ने उसका टोटो भी बरामद कर लिया। सूचना मिलते ही आसपास गोली पाथर के लोग और मृतक के परिजन सहित हिरना मोहल्ले के लोग भी घटना स्थल पर आए। पुलिस को बताया गया कि सोमवार की दोपहर करीब 3:30 बजे शाहरुख को बच्चों ने डड़वा पुल के पास टोटो खड़ी कर नदी तरफ जाते देखा था। उस दौरान उसके नशे में होने की बात कही गई। नशे में रहने के कारण वह डड़वा नदी पुल के पास पड़े ईंट के टुकड़ों के पास गिरा भी। इसके कुछ ही देर बाद बच्चों ने उसके नदी में डूबने की जानकारी गाँव वालों को दी। हालांकि बच्चों की बातों पर बड़ों को विश्वास नहीं हो रहा था। इसी बीच डड़वा पुल के पास रहने वाले एक व्यक्ति ने यह सूचना नगर थाना प्रभारी के सरकारी मोबाइल नंबर पर कॉल कर देने की बात कही, किंतु पुलिस सोमवार को वहां नहीं पहुंची। इधर मंगलवार की करीब 10:30 बजे डड़वा नदी में गुली पाथर गांव के नीचे एक युवक के शव पानी में होने की सूचना नगर थाने को दी गई। थाना प्रभारी राजीव कुमार सहित एसआई प्रशांत कुमार, अजय कुमार सिंह, ओपी सिंह, घनश्याम गंजू पुलिस बलों के साथ मौके पर पहुंचे। शव को पानी से निकलवा कर पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भिजवा दिया।
पुलिस के आग्रह पर सदर अस्पताल के मेडिकल बोर्ड द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक की दोनों आंखों के नीचे जख्म भी था। हालांकि नगर थाने की पुलिस कह रही है कि आसपास के लोगों से उन लोगों को पता चला कि युवक की पानी में ही डूबने से मौत हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उसके मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। इधर मृतक की बहन हिरना निवासी चांदनी बीबी ने भाई की हत्या की आशंका जताई। इस संबंध में उसने नगर थाने में आवेदन देकर भाई के ससुराल वालों द्वारा उसकी हत्या करने के आरोप लगाया है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।